अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम पढ़ रहे थे एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। इसके हम तकरीबन 16 स्टैंजाज पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हम 17 स्टैंजा से शुरू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। देयर लॉर्ड फॉरबेड नोर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यूज़। इसमें शायर कहता है कि उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो सिचुएशन है, उसने उन्हें अच्छे काम करने से रोक कर रखा। वर्च्यूज़ का मतलब है अच्छे काम करना जो इखलाकी तौर पे अच्छे हों, कि उनकी जो हालत है उसने उन्हें अच्छे काम करने से रोक कर रखा। बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड फॉरबेड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि वो बुरे कामों से भी बच गए। यानी उनकी जो हालत है उसने उन्हें अच्छे काम तो करने नहीं दिए, लेकिन वो बुरे कामों से भी बच गए। जैसा कि उन्होंने किसी का तख्त हासिल करने के लिए किसी को कत्ल नहीं किया, और उसके अलावा उन्होंने इंसानियत पर रहम के दरवाजे बंद नहीं किए, यानी वो जालिम नहीं हुए। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेज ऑफ इंजेनियस शेम। इसमें शायर कहता है कि जो मेहनत से होने वाला जो दर्द है, स्ट्रगलिंग पैंग्स कहते हैं मेहनत करने से जो दर्द होता है, वो ट्रू है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। और इसके अलावा उन्हें इसमें कोई शर्म भी नहीं है, यानी वो मेहनत करते हैं। किसानों की बात की जा रही है। किसानों को इस चीज़ में मेहनत करने में किसी किस्म की कोई शेम फील नहीं होती। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। और उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो किसी देवी के आगे बैठ के अगरबत्तियाँ जलाकर लग्जरी और प्राइड की ख्वाहिश करते, यानी वो दौलत मांगते और जो है ना प्राइड मांगते देवी के आगे बैठकर। म्यूज फ्लेम कहते हैं कि देवी के आगे ना कोई फ्लेम जलाकर बैठना, जिसको भी उन्होंने खुदा बनाया उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं था। Far from the madding crowd's ignoble strife, their sober wishes never learned to stray। शायर इसमें कहता है कि जो मैडिंग क्राउड्स हैं, यानी जो भीड़ वाले जो इलाके हैं, वहाँ से बहुत दूर जो है वो किसान रहा करते थे। इग्नोबल स्ट्राइफ, और बुरी चीज़ों की स्ट्रगल से दूर, क्योंकि शहरों में बुरी चीज़ों की स्ट्रगल ज़्यादा होती है। इसलिए अगर वो मैडिंग क्राउड्स यानी शहरों से दूर हैं, तो मतलब वो बुरी चीज़ों से भी दूर हैं। देयर सोबर विशेज़ नेवर लर्न टू स्ट्रे। और उनकी जो मासूम सी जो ख्वाहिशात हैं, उन्होंने कभी भटकना नहीं सीखा। अलोंग द कूल सिक्वेस्टेड वेल ऑफ लाइफ दे केप्ट द नॉइजलेस टैनर ऑफ देयर वे। उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत सादा थी। सिक्वेस्टेड वेल का मतलब है कि जो उनकी ज़िंदगी का जो पर्दा था वो बहुत सिंपल था। दे केप्ट द नॉइजलेस टैनर ऑफ देयर वे। और उनकी जो ज़िंदगी है वो नॉइजलेस थी, लेकिन बहुत लाउड थी। यानी टैनर का मतलब होता है लाउड सिंगिंग। यानी एक तरफ तो शायर कह रहा है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो खामोशी से भरी थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि वो लाउड थी। येट इवन दोज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाई। इसमें शायर कह रहा है कि जो उनकी अब हड्डियाँ बची हैं ना कब्र में, उनको इंसल्ट से प्रोटेक्ट करने की थोड़ी सी कोशिश की गई है। यानी उसकी जो कब्र है ना उन फार्मर्स की, उन पर कुछ लिखा गया है। दोस्तों, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर कोई कब्र है ना उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब है कि वो मरने वाले की इंसल्ट है। अगर कुछ लिखा गया है जो, और वो जितना अच्छा लिखा गया है, लोग उसकी उतनी ज़्यादा ना वो कदर करते थे कि ये कोई अच्छा शख्स है, इसके इसके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे शायर ये बात कर रहा है कि उनकी हड्डियों को इंसल्ट से प्रोटेक्ट करने की थोड़ी सी कोशिश की गई है, यानी उनकी कब्रों पर थोड़ा सा कुछ लिखा गया है। With uncouth rhymes and shapeless sculptured decked implores the passing tribute of a sigh। और वो जो लिखा गया है वो कुछ ऐसा है कि जो वो अनकाउथ राइम्स हैं, यानी वो ऐसी लाइनें हैं जिनकी कोई ख़ास सेंस नहीं बनती, जिसका कोई लिखने का कोई मैनर नहीं नज़र आ रहा। और वो जो जिस पर लिखी गई है वो शेपलेस स्कल्पचर है, यानी वो जो टोम्ब स्टोन है, जो कब्र के पास एक पत्थर लगाया जाता है, वो शेपलेस सा पत्थर है। अब ज़ाहिर बात है किसान जो है वो गरीब थे, तो गरीब जो है वो इस तरह की सस्ते काम ही करेंगे। उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं कि कोई महंगा पत्थर लेके जो एक ख़ास अच्छी शेप में हो वो लगा सकें। तो एक शेपलेस से पत्थर के ऊपर कुछ अनकाउथ राइम्स लिखी गई हैं, यानी कोई बेमायनी जो है ना वो कुछ लाइनें लिखी गई हैं। और इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ अ साई, वो इसलिए लिखी गई हैं ताकि कोई भी गुजरने वाला शख्स जो है ना वो उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर सके उन्हें देखकर। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल बाय अनलेटेड म्यूज द प्लेस ऑफ फेम एंड एलर्जी सप्लाई। शायर इसमें कहता है कि उनके नाम और उनके जो साल हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ जो है वो वहाँ पर लिखी गई है। और जिसने ये लिखी है वो कोई अनलेटेड म्यूज़ है, यानी कोई अनपढ़ कोई आर्टिस्ट है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, ये वो जगह थी जहाँ पर कोई एलिजी लिखनी चाहिए थी या कोई और चीज़ लिखनी चाहिए थी, उसने बस उनके नाम लिखे हैं और वो डेट ऑफ बर्थ या डेथ वगैरह लिख दिया। एंड मैनी अ होली टेक्स्ट अराउंड शी स्ट्रीव्स दैट टीच द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई। और इसके अलावा कुछ होली टेक्स्ट वहाँ पर लिखा गया है,
होली टेक्स्ट मतलब कोई कुछ मुकद्दस लाइनें लिखी गई हैं। हो सकता है ये उन्होंने शायद बाइबल से ली हों, यानी कुछ ऐसी बाइबल की ली हुई लाइनें जो है ना वो वहाँ पे लिखी गई हैं जो पढ़ने वाले को ये सिखाती हैं कि उसने भी एक दिन मरना है। For who to dumb forgetfulness a prey, this pleasing anxious being ill resigned, left the warm precincts of the cheerful day, no cost one longing, lingering look behind। दोस्तों इस पूरे स्टेंजा में शायर कह रहा है कि कौन ऐसा शख्स है जो फॉरगेटफुलनेस का शिकार होना चाहता है, यानी जब लोग मर जाते हैं तो उनके जो पीछे रह जाते हैं वो लोग उन्हें मरे हुए शख्स को भूल जाते हैं। तो इसलिए शायर कह रहा है कि कौन ऐसा बंदा है जो अपनी एक इतनी प्यारी ज़िंदगी, अपनी खूबसूरत ज़िंदगी छोड़कर जाता है और मर जाता है, लेकिन उसके बाद पीछे उसे लोग भूल जाते हैं। तो कौन ऐसे फॉरगेटफुलनेस का शिकार होना चाहता है, यानी कौन इस तरह इस बेकदर मौत मरना चाहता है। On some fond breast the parting soul relies, some pierced drops the closing eye requires। इसमें शायर कहता है कि जब इंसान मर जाए तो उसके पास पीछे से ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जो उसकी आंखें बंद कर सके, यानी जब उसे मौत आ जाए तो उसकी आंखें बंद करने से मुराद ये है कि उसे याद रख सके मरने के बाद। ऐसा ज़रूर कोई होना चाहिए इंसान के पास। इवन फ्रॉम द टॉम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, इवन इन आवर एशेज लिव देयर वांटेड फायर्स। दोस्तों यहाँ पे दोबारा किसानों की बात हो रही है कि वो लोग जो मर चुके हैं और अपने कब्रों के अंदर हैं, उनकी कब्रों में से जो वॉइस है ऑफ नेचर, यानी कुदरत चीख कर कह रही है, इवन इन आवर एशेज लिव देयर वांटेड फायर्स, कि उनकी ये जो एशेज हैं, जो उनकी राख है, उनमें अभी भी पैशन जिंदा है। For thee, who mindful of the unhonored dead, dost in these lines their artless tale relate। दोस्तों शायर यहाँ पे अपनी बात कर रहा है। फॉर दी जो है इसका मतलब है यू, ये ओल्ड फॉर्म है यू की, यानी ओल्ड इंग्लिश में यू को दी लिखा जाता था इस तरह। शायर कहता है कि तुम्हारे लिए, यानी फॉर दी, तुम्हारे लिए, हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेड, जो कि परेशान हो इन लोगों की इस तरह मरने पर, डोस्ट इन दिस लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, हो सकता है कि तुम्हारी कहानी भी इनसे मुख्तलिफ ना हो। इफ़ चांस बाई लोनली कंटेम्पलेशन लेड सम किंडर्ड स्पिरिट शैल इंक्वायर द फेट। इसमें शायर कहता है कि हो सकता है कभी ऐसा मौका आए कि कोई अकेला आदमी जो कि बहुत रहमदिल हो, वो यहाँ से गुजरे और इन कब्रों के बारे में इंक्वायरी करे, यानी जानने की कोशिश करे कि ये लोग कैसे थे। हैप्पली सम होरी हेडेड स्वेन में से, और उसके बाद वो जो कोई एक बूढ़ा आदमी उसे कहे। दोस्तों ये शायर जो है ना इमेजिन कर रहा है सब चीज़ें, वो इमेजिन कर रहा है कि वो मर चुका है और फिर एक शख्स आया है जो तफ्तीश करना चाह रहा है कब्रों के बारे में, और उसके बाद कोई ग्रे हेडेड आदमी जो है, यानी कोई ऐसा आदमी जिसके बाल ग्रे हो चुके हैं, वो उससे कहे। Oft have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dews away, to meet the sun upon the upland lawn। वो बूढ़ा आदमी जो है जिसके बाल ग्रे हैं वो क्या कहे, वो कहे कि ये जो शख्स है जिसकी कब्र आप देख रहे हैं, ये अक्सर जाया करता था सुबह के वक्त पहाड़ी के ऊपर सन को, यानी सूरज को निकलता हुआ देखने के लिए। शायर अपनी बात कर रहा है कि वो मेरे बारे में ये कहेगा, क्योंकि शायर इमेजिन कर रहा है कि वो मर चुका है। तो बूढ़ा आदमी उस अननोन बंदे को ये बात बता रहा है कि हम इसे अक्सर देखते थे कि ये जाया करता था सुबह के वक्त। देयर एट द फुट ऑफ यंडर नोडिंग बीच दैट रैट्स इट्स ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स सो हाई। और वो जो एक छोटा सा साहिल है आपको नज़र आ रहा है, एक फैंटास्टिक रूट्स के नीचे, यानी एक कमाल के दरख्त के नीचे वो जो एक छोटा सा साहिल है, ये वहाँ पर जाया करता था। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नोन टाइड वुड बी स्ट्रेच एंड पोर अपॉन द ब्रोक दैट बेबल्स बाय। और शाम के वक्त ये वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया करता था उस दरख्त के नीचे और बहते हुए पानी को देखा करता था। दोस्तों ये वही ग्रे हेडेड मैन जो है, ये उस बंदे को बता रहा है शायर के बारे में जो कि अब मर चुका है। ये शायर अब सब कुछ इमेजिन कर रहा है कि यानी अपनी मौत के बाद का किस्सा सुना रहा है। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, मटरिंग हिज वेवर्ड फैंसीज ही वुड रोव। इसमें वो बंदा उस अननोन बंदे को बता रहा है कि ये जो शायर है ये उस दरख्त के पास बैठा करता, वहाँ पे घूमा करता, और कभी कभी ये अजीब सी स्माइल देता और कभी अपने ही आप से ये बातें करता। नाउ ड्रूपिंग वोफुल मैन लाइक वन फॉर लॉर्न और क्रेज्ड विद केयर और क्रॉस्ड इन होपलेस लव। उसे देखने से वो सैड नज़र आता था और ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज़ के बारे में परेशान है, या वो किसी ऐसे से मोहब्बत कर बैठा है जो कि उसे वो हासिल नहीं कर सकता। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल अलोंग द हीथ एंड नियर हिज फेवरेट ट्री। एक दिन मैंने उसे वहाँ पर नहीं पाया, उसकी फेवरेट जगह पर या उसके फेवरेट दरख्त के पास जहाँ वो आया करता था, मैंने उसे वहाँ नहीं पाया। अनदर केम, और अगले दिन, नॉट येट बिसाइड मी रिल नोर अप द लॉन नोर एट द वुड वॉज ही।
और अगले दिन फिर मैंने उसे ना किसी गार्डन में देखा, ना किसी दरख्त के पास देखा, कहीं भी नहीं देखा जहाँ वो हुआ करता था। The next with dirges due in sad array, slow through the church way path we saw him born। और उससे भी अगले दिन मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि सॉन्ग्स ऑफ डेथ गा रहे थे। दोस्तों डिर्जिस का मतलब होता है जो मौत के बाद जो लोग सॉन्ग्स गाया करते हैं वो गा रहे थे और उसकी डेड बॉडी को चर्च की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर जा रहे थे। अप्रोच एंड रीड फॉर दो कॉन्स्ट रीड द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज्ड थॉर्न। और फिर उसके बाद वो जो ग्रे हेडेड मैन है वो उस अननोन स्पिरिट को उसकी कब्र पर ले गया और उसे कुछ पढ़ने का कहा जो कि उसकी कब्र पर लिखा गया था। दी एपिटाफ। दोस्तों एपिटाफ वो होता है जो किसी इंसान के मरने के बाद उसकी कब्र पे जो पत्थर लगता है ना, उस पत्थर के ऊपर जो कुछ चीज़ें लिखी गई होती हैं, जो वो कोई शेर हो सकते हैं, वो कोई मेमोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसे एपिटाफ कहा जाता है। अब ये जो ग्रे हेडेड मैन है उस बंदे को यहाँ पर लेकर आया है उस शायर की कब्र पे जो कि अब मर चुका है, तो उसकी कब्र पर ये एपिटाफ यानी ये लाइनें लिखी गई हैं जो अब हम पढ़ने लगे हैं। हेयर रेस्ट्स हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। यहाँ इस ज़मीन में एक ऐसा शख्स दफन किया गया है। अ यूथ टू फॉर्चून एंड टू फेम अननाउन, फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ही ऑन हिज हम्बल बर्थ एंड मिलैंकोली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन। जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा अमीर था, बल्कि वो ज़्यादातर परेशान रहा करता था और बहुत गहरी सोचों में गुम हुआ करता था। Large was his bounty and his soul sincere. Heaven did a recompense a largely send. He gave to misery all he had, a tear. He gained from heaven a friend. इसमें शायर कहता है कि वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा सिंसेयर था और बहुत ज़्यादा ईमानदार था और उसको खुदा ने एक बड़ा अजीम दोस्त अता किया था। उस दोस्त का जिक्र नहीं किया जा रहा है इसमें, बस ये बताया जा रहा है कि एक बहुत अजीम दोस्त अता किया था जिसने मरने के बाद उसे याद रखा। No further seek his merits to disclose, or draw his frailties from their dread abode. There they alike in trembling hope repose the bosom of his father and his God। कि वो जो आदमी है अब तुम उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें ना करो, बस जितनी हैं तारीफ़ें वो काफ़ी हैं, और उसकी जो भी कोई कमियां कोताहियाँ हैं जो भी उसने की हों, तुम ऐसा करो कि तुम उसे खुदा पर छोड़ दो, खुदा ही उसे डील कर लेगा। तो दोस्तों ये थी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। अगर आप गौर करें तो ये एलिजी सिर्फ उन फार्मर्स के लिए नहीं थी जिनके लिए शायर लिख रहा था, बल्कि ये एलिजी उसके लिए ख़ुद भी थी, क्योंकि वो अपने आप को भी इसमें डेड तस्वुर करके फिर उसको आगे डिस्क्राइब करता है। तो ये एलिजी शायर के लिए भी थी।